हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाई सक्सेस। मैं हूँ याशी गोयल और हम कर रहे थे अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, जिसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ लिया था, जिसमें हमने अपने सारे लॉस की बात करी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करी थी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डेट इज़ एटम। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एटम? एटम होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे। हम पहले क्वेश्चन रेज करेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, राइट? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट इज़ एटम? अब एटम क्या होता है? आपको शायद याद होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो आपका एटम होता है डेट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एक एटम है। इस वक्त जो आपके हाथ में पेन है या कोई भी नोटबुक है, वो सब चीज़ें क्या है? वो सब एटम से मिलके बने हुए हैं। मतलब कितने सारे एटम्स एक साथ कंबाइन हुए होंगे तब जाके आपका एक पेन बना है, राइट? तो मतलब ये एक बहुत ही आपके डेंस लेवल की बात होती है कि एटम क्या होता है? बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। और इनफैक्ट ऐसा होता है कि कभी कभी आप इसको अपनी मतलब अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। ये सिर्फ क्या होता है कि माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना, ये उनसे भी नहीं देखे जा सकते। तो अब आई गेस आप समझ पा रहे होंगे कि एटम्स कितने स्मॉल होते हैं, राइट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना। अकॉर्डिंग टू अ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब बात आती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, हमने ये तो पढ़ी ही नहीं। ओके, तो पहले हमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी देखनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए ना बेसिकली आपकी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आपकी हायर क्लासेस में बहुत एक्सप्लेन्ड वे में आते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि इस थ्योरी में बेसिकली आपके एटम्स की बात करी गई थी कि कैसे एटम्स कंबाइन होके एक एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये सारा कुछ था। ठीक है, वो अभी आपके कोर्स में सिलेबस में नहीं है, वो आपके हायर क्लासेस में आती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं वो क्या कहते हैं। एन एटम इज एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट भी लेता है। सच दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द एटम मेंटेन्स इट आइडेंटिटी थ्रू आउट द केमिकल और फिजिकल चेंज। मतलब जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, राइट? लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में जब पार्ट लेता है ना, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम होता है वो अपनी आइडेंटिटी या फिर जितने भी केमिकल या फिजिकल चेंजेस होते हैं उन सबको भी मेंटेन करते रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका बहुत स्मॉल साइज है तो वो इन सब चीज़ों को मेंटेन नहीं कर सकता, वो इन सब चीज़ों को भी मेंटेन करके चलता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इन दिस द एटम्स आर वेरी स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं एंड हैंस कैंट बी इवन सीन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी आप एटम को नहीं देख सकते। ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम इन हाइड्रोजन इज 0.37 इंटू 10⁻⁻10। आप देख पा रहे, 10⁻⁻10। मतलब कितना छोटा, राइट? कितना छोटा एटम होगा ना, -10 पावर है। और 0.037 नैनोमीटर, राइट? या फिर 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। ये आपका थोड़ा सा कन्वर्जन है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आई होप आपको एटम के बारे में क्लियर हुआ होगा कि एटम कितना छोटा होता है। कभी कभी तो आप उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते। ठीक है। अब हमारे इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, डेट इज IUPAC। इसमें क्या होता है कि IUPAC ना क्या है, एक बॉडी है आपकी, डेट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं उनके सिंबल्स को करती है, उनके मासेस को। मतलब बेसिकली आपके जो केमिस्ट्री की हर एक फाउंडेशंस होते हैं उन सबको ये ऑर्गेनाइज करती है, एलेबरेटेड करती है, ये सारे ये बॉडी प्रोवाइड करती है, राइट? अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट के इन्होंने सिंबल्स दिए हुए हैं जो आप आगे भी पढ़ेंगे अब वैसे तो, लेकिन हमें यहाँ के लिए भी पढ़ना है क्योंकि अभी हमने अपने केमिकल फार्मूलाज को आगे ड्राइव करना है एक तरह से। एल्यूमिनियम के लिए क्या यूज होता है? Al। आर्गन के लिए Ar। बेरियम Ba। कैल्शियम के लिए Ca। कार्बन के लिए कैपिटल C। क्लोरीन के लिए Cl। कोबाल्ट के लिए Co। कॉपर के लिए Cu। आप देख सकते हैं ये सब मोस्टली जो इनके स्टार्टिंग के लेटर्स है या फिर लास्ट का कुछ कंबाइन करके उससे है। लेकिन इसमें एक अलग है, डेट इज गोल्ड। गोल्ड के लिए आपका जी करके कुछ यूज नहीं होता है, इसके लिए AU यूज होता है, राइट? और लेड के लिए क्या यूज होता है? PB। ऐसे करके आपके आयरन के लिए FE। ऐसे करके आपके कुछ हैं जो इनसे अलग होते हैं, जैसे कि सिल्वर के लिए भी होता है, डेट इज AG। और पोटेशियम के लिए भी होता है K।
ठीक है। इसमें ना एक चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हमें किसी भी एलिमेंट के उनके सिंबल्स को लिखते हैं ना, आप इनको ऐसे समझ सकते हैं, मोस्टली उनका स्टार्टिंग वाले लेटर से उनके सिंबल स्टार्ट होते हैं, प्लस उनका जो सेकंड लेटर है उससे वो मतलब स्टार्टिंग वाला लेटर कैपिटल आता है और सेकंड वाला लेटर स्मॉल आता है, राइट। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि एक ही जैसे दो होते हैं, जैसे अब अगर मैं बात करूँ आपसे कैल्शियम एंड कार्बन की, ठीक है, कैल्शियम में भी सी है और कार्बन में भी सी ए है। तो अगर आप दोनों को ही कैपिटल सी और स्मॉल ए लिखेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे ना कि वो कैल्शियम है या कार्बन है। तो इसलिए ये जो आईयूपीएसी बॉडी होते हैं ना, ये इसी चीज़ को एस्टेब्लिश करते हैं कि आप किस एलिमेंट को किस सिंबल के थ्रू रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। तो कार्बन के लिए कैपिटल सी यूज़ होता है, कैल्शियम के लिए कैपिटल सी और ए दोनों लिखे जाते हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि तभी हम अच्छे से अपने केमिकल फार्मूलाज को ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज़ एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है? हमने अब तक ये देख लिया एटम क्या होता है, अब देखते हैं हम एटम मतलब एटम जो होता है उसका मास क्या होता है, राइट। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसका जो मास होता है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है, राइट। In a 1961 IUPAC have accepted atomic mass unit, that is denoted by small u, to express atomic and molecular mass of elements and compounds. 1961 में IUPAC ने क्या एक्सेप्ट किया था? एटॉमिक मास यूनिट, जिसे आप U से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? It is defined as the quantity of mass equal to 1/12 of mass of an atom of carbon 12। मतलब कोई भी मास मतलब किसी भी मास की क्वांटिटी किसके इक्वल होती है? 1/12 ऑफ कार्बन 12 के मास के इक्वल होती है। आई गेस आपको ये चीज़ थोड़ी कम क्लियर हुई होगी, राइट। तो हम इसको देखते हैं। वैसे ये आपका ऑलरेडी एक साइंटिफिक वे में प्रपोज किया जा चुका है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को आपको समझना ही पड़ेगा। आप इसको वैसे नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है, राइट। तो 1 AMU इज ऑल्सो अटोमिक मास यूनिट और U इज ऑल्सो अटोमिक मास यूनिट, दोनों ही आप अटोमिक मास यूनिट के लिए यूज़ करते हैं। 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अब हम सारे जानते हैं कि जो कार्बन का मास होता है वो क्या होता है कार्बन 12 एटम का? दैट इज 12, राइट। हमने पीछे देखा था ना कि उसका मास कितना होता है? 12 होता है, राइट। तो अब बात क्या होती है कि मतलब 1/12 इंटू में 12, यानी 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या 1 के इक्वल हो जाता है? फिर तो आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता। ये एक वो होता है कि आपका ऑलरेडी प्रपोज किया जा चुका है क्या? 1 यूनिट इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर कभी ये ग्राम्स में लिया जाता है तो उसके लिए आपको क्या लेना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। मोस्टली आप केजीज में ही लेते हैं, पर ग्राम्स में कहीं कहीं वो आपसे पूछता है, राइट। तो आप इस चीज़ को एज इट इज़ याद कर सकते हैं कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg और इन ग्राम्स दिस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इनके एटॉमिक मास की बात करते हैं। इसके लिए ना आपको एक पूरी टेबल अपने पास बनानी चाहिए कि मतलब आप उन सब के एटॉमिक मास लिखें और आप उनको रेगुलर बेसिस पे मेमोराइज करें, क्योंकि अब आपके नेक्स्ट क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा आएंगे और आपको उसमें बहुत यूज़फुल रहेगा उन्हें याद करना, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 यूनिट, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 होता है। अब बात आती है कि ऐसे बीच में क्यों है इनका मास, राइट। लेकिन कुछ कुछ एटम्स का ऐसे है कि वो कुछ कुछ एलिमेंट्स का ऐसे कि उनका मास जो ऐसे बीच में ही आता है, ठीक है। अब बात आती है कि मतलब इन सब के हमें मासेस लर्न करने होंगे, वो मैं आपको कह ही चुकी हूँ कि आप इसकी एक टेबल फॉर्म करिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ओके। अब हमारा नेक्स्ट बात आती है हाउ टू एटम्स एग्जिस्ट। अब एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने ये तो बात देख ली कि एलिमेंट्स के हर एक का अपना एक एटम होता है और वो तभी एग्जिस्ट करता है, राइट। लेकिन हो सकता है वो एटम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट ना करते हो सकता है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट भी करते हो सकता है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो। तो देयर में भी चांसेस, ठीक है। तो हम देखते हैं वो क्या होता है। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मतलब वो सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर वो सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होगा, और जो आसपास के एटम्स होंगे वो उनसे जाके कोलाइड करेंगे और एक नया टाइप का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा,
right? That is not preferable. नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली द आइटम्स ऑफ नोबल गैसेस। ये आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे नोबल गैसेस का, उसमें आपको पूरा समझ आएगा। जो हमारे पीरियोडिक टेबल होते हैं ना उसमें आपके पूरे 7 पीरियड्स होते हैं, राइट, और प्लस 18 ग्रुप्स होते हैं। 7 पीरियड्स ऐसे 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 और 18 ग्रुप्स ऐसे ऐसे। तो जो आपका सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप होता है डेट इज 18th ग्रुप। 18th ग्रुप वो आपका क्या कहलाता है? नोबल गैसेस का ग्रुप कहलाता है, जिसमें क्या आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ये सारे क्या होते हैं? केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं और ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब सिंगल एटम में भी। अब ये बात आती है किस बेसिस पे आप इन सबको डिवाइड कर रहे हैं। सही बात है कि अगर आप सिर्फ इन्हें ही क्यों कह रहे हैं कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ये जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ना उसमें आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि जो नॉर्मल गैसेस होते हैं उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी कंप्लीटली फिल्ड होती है, मतलब कोई भी एटम की स्पेस खाली नहीं होती, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते। जब आपके पास अपने पास पूरा अच्छे से सारा कुछ होगा, मतलब आपके पास अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में सारा कुछ होगा, पेन, पेंसिल, इरेजर या जो भी चीज़ आपको चाहिए, तो आपको किसी और से नहीं लेना पड़ेगा ना। सेम इनके केस में होता है, इनके पास अपने सारे शेल्स जो होते हैं। ये सारी बातें आप आगे पढ़ेंगे, आपको शायद अभी थोड़ा कम समझ आ पा रहा होगा, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रखने की पावर होती है, वो कम्प्लीटली फिल होती है, मतलब उसको और उसमें स्पेस ही नहीं होती कि कुछ और उसमें आ सके। तो इसलिए क्या हो जाता है? ये अनरिएक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि जब इसमें कुछ और आ ही नहीं सकेगा तो बाहर ये कुछ भी करें कोई रिएक्शन होगी ही नहीं किसी के साथ। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हमेशा नॉर्मल गैसेस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? आपके फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब इसमें कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के, जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस की फॉर्म में। ये सब भी आप आगे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हम इसी चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो आपको अब तक ये बात क्लियर हो गई क्योंकि बहुत सारे फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ नोबल गैसेस होती हैं या कुछ और भी एटम्स होते हैं जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मॉलिक्यूल्स या आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप इसके लिए ना एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे O2, ये हमेशा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कभी भी ऑक्सीजन आपको सिंगल O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फिर O रेडिकल बना देता है, डेट इज नॉट प्रेफरेबल, राइट। अब बात करते हैं हम अपने एटम की, वो क्या होता है। एटम इज योर न्यूट्रल, मतलब सिंपल सी बात है कि ना वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। देखते हैं कैसे, इस बात को हम समझे तो सही पहले। आयन, मॉलिक्यूल्स, एटम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज आयन एंड मॉलिक्यूल्स। अब आयन भी टू टाइप्स के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन इज योर पॉजिटिवली चार्ज, एनायन इज योर नेगेटिवली चार्ज। इसके लिए ना आपको शायद बुक पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है NaCl का। अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ भी समझ सकते हैं। NaCl जो आपका पूरा एक कंपाउंड फॉर्म होता है। NaCl इज योर सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट, राइट। अब NaCl में क्या होता है? Na जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो क्लोरीन नेगेटिवली, Na पॉजिटिवली, जब दो, एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली चार्ज मिलके कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तो क्या बनता है? एक सॉल्ट फॉर्म होता है। मतलब NaCl भी एक सॉल्ट है, प्लस आपके कुछ और भी सॉल्ट्स आते हैं जो फॉर्मेशन होती है, राइट। तो हमें आगे इसी तरह से मॉलिक्यूल्स या फिर इन सब का यूज़ करके पूरे पूरे फार्मूलेस की डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन भी नहीं पर पूरे पूरे फार्मूलाज जो है वो फॉर्म होंगे। हम वो चीज़ आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि NaCl कैसे फॉर्म होता है। Na पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के फॉर्मेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से NaCl फॉर्म होता है, राइट। अब हम बात करते हैं अपने मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, राइट। एटम देख लिया, अब मॉलिक्यूल भी देख लें। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, मतलब जब दो या दो से अधिक एटम्स एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, विच आर केमिकली बॉन्डेड, मतलब वो आपस में केमिकली बॉन्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक एलिमेंट का एक एटम उठा लें, किसी दूसरे एलिमेंट का कोई बिल्कुल ऐसा एटम उठा लिया आपने जो केमिकली आपस में बॉन्ड बना ही नहीं सकते, तो डेट इज नॉट अ मॉलिक्यूल, राइट। वो केमिकल बॉन्ड भी बनाना चाहिए उन दोनों ने आपस में। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सेप्ट एलिमेंट which is capable of an independent existence and show all properties of that substance। मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एलिमेंट नहीं।
जो किसके कैपेबल होते हैं, इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस के कैपेबल होता है, मतलब खुद से वो एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब बिना किसी डिपेंडेंसी के वो एग्जिस्ट कर सकता है और सारी प्रॉपर्टीज शो करता है किसकी, उस सब्सटेंस की। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, डेट इज H2O। H2O क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वाटर का, ये बात हम जानते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज शो करता है वाटर की, अगर आपके कहीं पे H2O लिखा है तो आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, राइट। अब हम थोड़ी सी इसकी और बात करते हैं। A molecule may have atom of same और different element, उसके same या different element हो सकता है। Depending upon this, molecule can be categorized into two categories. Same element से मिलके बना हो सारा या फिर अलग अलग elements भी हो। देखते हैं क्या categories है। Homoatomic molecules, that is containing atom of same element, मतलब ऐसा एटॉमिक, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें जो एटम्स हैं वो एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स। जैसे अगर मैंने आपसे क्या बात करी थी, O2 की, राइट। तो O2 में क्या है, किससे बन गए मिलके, O प्लस O मिले होंगे, राइट। तो ये एक ही उसके एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो एटम्स है, तो ये क्या हो गया, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। नेक्स्ट इज योर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स, जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स से मिलके बने होते हैं। इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देखिए, होमोटॉमिक के क्या एग्जाम्पल है, O2, N2, O3, S8, P4। मतलब ये अगर मैं S8 की बात करूँ, मतलब सल्फर जो है वो 8 टाइम्स प्लस करा गया है ऐसे, राइट। तो होमोटॉमिक मतलब एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स एक साथ कंबाइन हो रहे हैं। हेटेरोटॉमिक H2O, NO3, SO3। SO3 में क्या हुआ, S है और क्या है प्लस में O प्लस O प्लस O, मतलब 3 O और एक S, तो दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हो गए ना ऐसे, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज एटॉमिसिटी। ये आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं एटॉमिसिटी होती क्या है, इसके डेफिनेशंस के थ्रू देखते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है, राइट। एटॉमिसिटी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी क्या होती है, जो एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। मतलब कैसे, अगर मैंने बोला O2, कितने O प्रेजेंट है यहाँ पे, दो, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। आप ऐसे देखेंगे, आर्गन में एक है मोनोटॉमिक है, हीलियम में एक है मोनोटॉमिक है। नोबल गैसेस क्या होते हैं, मोनोटॉमिक होता है। आर्गन और हीलियम हमने मोनोटॉमिक, वो नोबल गैसेस देखी ना अभी पीछे, तो ये क्या होते हैं, मोनोटॉमिक होते हैं। ऑक्सीजन डायटॉमिक, 2 एटॉमिसिटी है। हाइड्रोजन भी डायटॉमिक। फॉस्फोरस हमेशा मोस्टली P4 के केस में एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो टेट्राटॉमिक होता है। सल्फर S8 में ही एग्जिस्ट करता है, पॉलीएटॉमिक। ओजोन O3 यानी ट्राइएटॉमिक। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सारे क्या होते हैं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें ऐसे कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमारा एक बहुत छोटे छोटे, छोटे छोटे तो नहीं कहूँगी मैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डेट इज़ केमिकल फार्मूलाज, मॉलिकुलर मास, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए ये सारा कुछ हमारा रहता है। अभी हम ये सारा कुछ अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं उससे पहले आपको एक केमिकल फार्मूला का शॉर्ट ओवरव्यू देना चाहती हूँ। केमिकल फार्मूला होता क्या है, राइट। ये क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब किसी भी कंपाउंड की जो कॉम्पोजिशन होती है। अगर मैंने आपसे बोला कंपाउंड है जैसे आपका H2O, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब H2O। अब मैंने वाटर लिखा है, वाटर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये है, मतलब दो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना है, वाटर बना है, राइट। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि ये क्या होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन एक तरह से। तो ये होता है आपकी केमिकल फार्मूला। अभी हम इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे ये हमें लिखने होते हैं, इनके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कि किस बेसिस पे आप इनको लिखेंगे, कैसे इनको आप देखेंगे, कैसे आप इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये सारा कुछ। ओके, आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर होगा, एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी, या फिर एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। IUPAC के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।